दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि अभी आजकल पिछले 1-2 दिनों में मार्केट थोड़ी सी बाद में रिकवर भी करी है, बट अगर आप देखोगे पिछले 15 दिन का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो मार्केट ज़्यादातर नीचे ही गई है। और इवन अभी 2-3 दिन पहले जब मार्केट गिरी थी तो उसने अपने 2025 में अप्रैल का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था उसे टच किया था। उसके बाद मार्केट रिकवर करी। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय में रिसेंट जो इसका टॉप रहा है निफ्टी का, उससे करीब 12% के आसपास गिरा, जिसमें से 1 से 2% के आसपास रिकवरी भी करी, फिर भी करीब 10% नीचे अपने रिसेंट टॉप से रहा है निफ्टी। आज मैं 6 अप्रैल को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उस समय आज मार्केट अप गया है, ऊपर गया है, वो भी दोपहर के बाद। दोपहर तक मार्केट नीचे जा रहा था। अब जब मार्केट वोलेटाइल होती है, मार्केट ऊपर नीचे जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। हमें लगता है कि यार हमारे पैसे डूब जाएंगे, पैसे कहाँ पर जाएंगे। हालांकि हो सकता है कि आपने केवल म्यूचुअल फंड कर रखा हो सकता है कि आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। उसके बाद भी मार्केट नीचे जाता है तो हमें ये तो लगता ही है कि यार मार्केट कहीं डूब ना जाए, मार्केट क्रैश ना हो जाए, बहुत ज़्यादा करेक्शन ना हो जाए। देखो, अभी जब हम मार्केट नीचे जा रहा होता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये समझना अभी क्यों नीचे जा रहा है, क्या रीजंस हैं, किन सेक्टर्स में नीचे जा रहा है, किन सेक्टर्स में ऊपर जा रहा है। अब 2-3 चीज़ें अभी रिसेंटली हमें समझने की चीज़ है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप छोटा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते ही हैं और आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते। अगर आप करते होंगे तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी व्यूअर्स हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, राइट। अब करंट मार्केट सिनेरियो अगर आप देखोगे तो चार्ट्स भी आपको ये दिखाते हैं कि FIIs जो है वो ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं। FIIs कौन होते हैं? वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बड़े बड़े फंडिंग हाउसेज हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में। हम कुछ पैसे डाल रहे हैं, कुछ हज़ार रुपए डाल रहे हैं, वो कई 100 करोड़ रुपए डाल रहे होते हैं। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, जैसे इस समय मार्केट में अनसर्टेनिटी है, इजराइल US की वॉर और तेल का संकट चल रहा है, ऑयल क्राइसिस चल रहा है ना, LPG क्राइसिस चल रहा है। आप देखोगे दुनिया में ज़्यादातर जगहों पर महंगाई इस समय बढ़ गई है, केवल भारत में महंगाई नहीं बढ़ी है। अब क्या है कि भारत में महंगाई नहीं बढ़ी है, भारत के जो डोमेस्टिक बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। ये FIIs के लिए एक ऐसा मौका है कि जब पूरी दुनिया के मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहे हो, नीचे जा रहे हैं और भारत की मार्केट स्टेबल सी लगभग दिख रही है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। प्रॉफिट बुक कर लिया जाएगा, जब मार्केट नीचे जाएगी तो दोबारा से हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये मतलब एक तरीके की स्ट्रेटजी होती है FIIs की। भारत में FIIs की सेलिंग हो रही है, बट डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी बाइंग बहुत जबरदस्त हो रही है। इसीलिए आप देखोगे कि मार्केट बार बार नीचे जाता है, 1%, 1.5%, 2% नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। मार्केट बिल्कुल क्रैश नहीं हो पा रहा है। ये भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि हम मार्केट पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हम इंडियन मार्केट पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं इंडियन मार्केट पर ट्रस्ट करता हूँ। इसलिए इस समय मेरे पास जितने भी पैसे इधर उधर से मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, इतने जो पैसे कुछ मैंने इधर उधर पैसे डाल रखे थे, कुछ मैंने कैश में रखे थे, कुछ मैंने FD में 1-2 रखे थे, अब मैं वो पैसे सारे निकाल रहा हूँ, इस समय मार्केट में डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि जैसे ही ये मार्केट का करेक्शन आएगा, मार्केट नई ऊंचाइयां मतलब 27-28 हज़ार से नीचे तो रुकेगा नहीं जब भी मार्केट जाएगा। क्या ये गारंटी है? ये बिल्कुल गारंटी नहीं है। क्या मैं इस चीज़ को एनालाइज करके प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड मतलब एनालिस्ट नहीं हूँ, या मेरी क्वालिफिकेशन वो नहीं है। हालांकि मैंने MBA किया हुआ है फिनेंस से, 15 साल कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, बट ये मैं अपने इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मार्केट इस ऊपर जाएगी ही जाएगी, तो इस समय ज़्यादा पैसे डाल सकते हैं। अब पैसे डालने हैं, कैसे डालें, कहाँ पर डालें? मान लो आपको 1 लाख रुपए डालने हैं, आपने इकट्ठा किया इधर उधर से, आपको लगा कि यार मार्केट नीचे है और मार्केट अल्टीमेटली ऊपर जाएगा, चलो कुछ पैसे इसमें डालते हैं ताकि जब भी मार्केट ऊपर जाए तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिले। क्योंकि अभी मार्केट अपने टॉप हाई से करीब 9-10% के आसपास नीचे है
और 9-10% अगर ये नीचे है तो जाहिर सी बात है जब ऊपर जाएगा तो मुझे 9-10% का ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं इसके टॉप पॉइंट पर जहाँ पर था वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँगा, जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, तब प्रॉब्लम होगी, तब उतनी ज़्यादा रिटर्न, उतने अच्छे रिटर्न्स मुझे नहीं मिलेंगे। तो मैंने ये मान लो डिसाइड किया कि मुझे 1 लाख रुपए डालने हैं। अब 1 लाख रुपए क्या एक ही चीज़ में डाल दें? क्या 1 लाख रुपए एक ही फंड में डाल दें? क्या 1 लाख रुपए एक ही स्टॉक में डाल दें? नहीं। अब ये 1 लाख रुपए मैं आपको एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। आप 50,000, 10,000, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, जो भी आपका बजट है, जो भी आपके पैसे हैं, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसी रेशियो में आप सोच सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मान लो 1 लाख रुपए मेरे पास इकट्ठा हो गए। अब मैं 1 लाख रुपए में से 50% पैसे, 50% अमाउंट मैं इंडेक्स फंड में डालूंगा, बिल्कुल इंडेक्स फंड में। अगर मान लो निफ्टी 50 में नहीं डाला तो मैं फ्लेक्सी में डाल सकता हूं, बट किसी न किसी इसी तरीके के फंड में डालूंगा जहां पर मुझे पता है कि जब मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, वोलेटाइल हो रही है, तो ये निफ्टी 50 अपने टॉप को बहुत जल्दी टच करता है, अपने टॉप को बहुत जल्दी हिट करता है। और ये बड़ी कंपनीज होती है, तो मार्केट अगर बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि सही रिटर्न देगा, मतलब कम से कम उतना ज्यादा नहीं गिरेगा जितना टोटल मार्केट गिर रहा है। अब बात करते हैं बाकी जो बचे हुए पैसे हैं। 25% मैं स्मॉल कैप में डालूंगा और 25% मैं मिड कैप में डालूंगा। अब इसका लॉजिक क्या है, इसकी रीजनिंग क्या है, मतलब ऐसे मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इन फंड्स में से जब आप पैसे डाल रहे हो, इन फंड्स में आप पैसे डालने वाले हो, तो क्या नया फंड ले लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, ऑन एन एवरेज जब हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो किसी भी कंपनी के इंडेक्स फंड हो मोटा मोटा एक जैसा रिटर्न देते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोटा मोटा जैसा रिटर्न देते हैं। तो अगर मान लो मेरे पास कोई एक इंडेक्स फंड है पहले से चलता हुआ, तो मैं उसी में टॉपअप करूंगा, नया फंड नहीं लूंगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं हम, कि हम एक नया फंड ले लेते हैं। इंडेक्स फंड ही लेंगे बट नया फंड ले लेंगे। उनको लगता है कि यहां पर हो सकता है इसमें रिटर्न ज्यादा मिले। अभी पिछले 6 महीने में देख रहा हूं यहां पर रिटर्न ज्यादा है। भाई साहब, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो अगर आपके, और फिर आपका ये जो पोर्टफोलियो है इसको क्लटर कर देता है, मल्टीपल फंड्स हो जाते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि कहां पर कितने इन्वेस्टमेंट है, कितनी यूनिट्स ली थी, कब कम जा रहा है, कब ज्यादा जा रहा है, कितना रिटर्न एवरेज दे रहा है, तो वहां पर कंफ्यूजन भी होता है। इसलिए मैं जो फंड मेरे पास है इंडेक्स फंड, उसी इंडेक्स फंड में टॉपअप करूंगा, नया फंड नहीं लूंगा। उसके बाद मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप की बात की। मिड कैप और स्मॉल कैप में जब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं देखूंगा क्या इन दोनों कैटेगरीज में मेरे पास कोई फंड ऑलरेडी है जिसमें मैं अभी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर मैं मेरे पास मान लो मिड कैप के 2 फंड्स हैं, तो उनमें से किसी एक में जो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेहतर काम करेगा, उसमें मैं टॉपअप करूंगा। नया फंड इस केस में भी नहीं लूंगा। जब भी मार्केट नीचे जा रही हो, जब भी मार्केट नीचे गिरी हुई हो, करेक्शन है, वो भी 8 से 10% के आसपास का करेक्शन है, आपको लगता है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, आप एडिशनल पैसे डालना चाहते हैं, लमसम में डालना चाहते हैं, सबसे सही स्ट्रेटजी होती है कि आपका जो अभी करंट फंड है उसमें आप टॉपअप करिए। हाँ, अगर आपने एनालाइज किया है और आपको लगता है कि आपने जो पहले फंड लिया था वो फंड ही गलत है, तो फिर आप दूसरा फंड ले सकते हैं, उस फंड को बंद कर सकते हैं। अच्छा, जब मार्केट गिर रही हो तो मैं 2 और चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं। जब मार्केट गिर रही है तो पहली चीज मैं ये ध्यान देता हूं कि जो भी मेरे फंड्स हैं, जिन फंड्स में मैंने पैसे डाले हुए हैं, जिसमें मेरी SIP जा रही है, लगातार SIP डाल रही है, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो मैं किसी भी कंडीशन में उन्हें बंद नहीं करूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि उन फंड्स को मैं और ज्यादा यूनिट ले लूं, क्योंकि मैंने अभी तक उसमें 2 साल, 4 साल, 6 साल लगाए हुए हैं, उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसमें मेरे पैसे कुछ पड़े हुए हैं, कुछ यूनिट्स मैंने एक्यूमुलेट करी हुई है। अब वो समय आया है कि जब मैं ज्यादा यूनिट्स परचेज कर सकता हूँ, अब वो समय आया है कि जब मैं ज्यादा बेनिफिट ले सकता हूँ। तो इसका मैं जितना ज्यादा बेनिफिट ले सकता हूँ उतना ज्यादा बेनिफिट लूंगा। जब मार्केट गिर रही हो उस समय मार्केट से निकलना, उस समय अपनी SIPs को बंद करना ज्यादातर केसेस में आपको अच्छे परिणाम नहीं देती, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती है। तो उस समय हमें मार्केट बंद नहीं करना चाहिए। अब 3-4 चीजें और समझ लेते हैं कि ये जो मार्केट गिर रही है आज के समय में, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे मान लो पहला चीज समझते हैं, ईरान और US इजराइल का जो वॉर चल रहा है, अगर मान लो ये और खिंच जाता है, मान लो अभी
तो दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लग नहीं रहा है तुरंत बंद हो जाएगा, बट पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं इसको बंद कराने की। मान लो तुरंत बंद नहीं होता है और ये अगले 30 दिन 45 दिन 30 दिन 40 दिन 45 दिन और खिंच जाता है, तो मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है। उस समय हमें क्या करना है, उस समय मुझे पेशेंस बना के रखना है, उस समय मुझे डरना नहीं है, पैसे निकाल लेने हैं, मार्केट डूब जाना है। दो कोविड का समय याद करो, कोविड में ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया खत्म हो रही है, अब कुछ भी नहीं होगा। मार्केट अचानक से करीब 37-38% के आसपास गिर गई थी। और फिर क्या हुआ ये मुझे अच्छी तरीके से याद है, मार्च 2020 के आसपास गिरना शुरू हुआ था और अप्रैल खत्म होते होते मार्केट करीब 35-37% गिर गई थी। लेकिन फिर वो साल खत्म होते होते 2021 के जनवरी आते आते मार्केट ऑल टाइम न्यू हाई पर चली गई थी। तो मार्केट बाद में ऊपर जाती है, मार्केट दोबारा रिकवर करती है, क्योंकि अभी लोगों में अनसर्टेनिटी है ना, अभी लोगों को प्रॉब्लम लग रही है, तो वो लोग पैसे निकाल रहे हैं, पैसे मार्केट गिर रहा है। जैसे ही ये अनसर्टेनिटी खत्म होगी, क्योंकि ये जितने भी FIIs हैं, जितने भी लोग ऐसी ट्रेडिंग करते हैं जो वॉल्यूम वाली ट्रेडिंग है, वो पैसे बनाने, उनका मिल्किंग का अप्रोच होता है। उनका अप्रोच होता है कि जितना ज़्यादा मिल कर सको, जितना ज़्यादा तुरंत के तुरंत प्रॉफिट बना सको, उतना ज़्यादा बेहतर है। मेरे और आपके लिए तुरंत मिल्किंग अप्रोच नहीं है, हम तुरंत पैसे नहीं बनाना चाहते, हम लंबे समय में अच्छा और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट और नीचे गिरता है तो घबराना नहीं है, बने रहना है। अच्छा, मान लो दूसरी चीज़ समझते हैं, मान लो इसमें कुछ बहुत ही अनसर्टेन चीज़ हो जाती है, जैसे जो अभी हमला जिस तरीके से हो रहा है, लड़ाई हो रही है, वॉर हो रही है, वॉर एक्सटेंड हो जाता है और जगहों पर फैल जाता है और अलग अलग जगहों पर चला जाता है, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? अब मैं आपको तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि क्या करोगे, बट मैं क्या करूंगा ये मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है, तो मैं मार्केट से बिल्कुल भी नहीं निकलूंगा, बट मैं स्मॉल कैप्स, छोटे मिड कैप्स, इसको रोकूंगा और इससे पूरे के पूरे पैसे मैं निफ्टी 50 या इंडेक्स फंड में वो डाल दूंगा, सारे पैसे उधर स्विच कर दूंगा, हटा दूंगा। रीजन उसका क्या है, जब ऐसा बड़े पैमाने पर तबाही आती है, ऐसे बड़ी चीजें कोई होती है, तो उस समय प्रॉब्लम होती है कि जो छोटी कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो स्टार्टअप्स नहीं है मतलब बेसिकली, बट छोटी कंपनीज है रिलेटिवली स्टॉक मार्केट में, अगर उनमें से कुछ बंद हुई, उनमें से किसी की प्रॉब्लम आई, तो बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। तो ज्यादातर चांसेस है उसमें या तो बहुत ऊपर चली जा सकती है या बहुत नीचे जा सकती है। मैं रिस्क लवर हूं, मैं रिस्क लेना चाहता हूं, मैं रिस्क लेता भी हूं, बट मैं इतना नहीं रिस्क लेना चाहता कि, है ना, मतलब अगले 10 साल लग जाए मुझे रिकवरी करने में, इतना मेरा लॉस हो जाए, इतनी कंपनीज बंद हो जाए या इतने इश्यूज हो जाए। मैं चाहता हूं, मतलब येस बैंक वाला कंडीशन मैं नहीं चाहता, ऑफ कोर्स, राइट। येस बैंक में मेरे भी अभी पड़े हुए हैं, तो मैं स्मॉल कैप और मिड कैप बंद करूंगा और इसको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। अब इसमें मैं क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि ये भारत की टॉप 50 कंपनीज है। मान लो निफ्टी 50 का अगर एग्जांपल लेते हैं, मुझे पता है यार, भारत की टॉप 50 कंपनीज है, जब तक भारत नहीं खत्म होगा ये कंपनीज नहीं खत्म होने वाले हैं। हो सकता है एक कंपनी के साथ कुछ हो जाए, 2 कंपनी के साथ कुछ हो जाए, बट बाकी कंपनीज चलेंगी, रिजल्ट्स देंगी। और जब तक लोग हैं, जब तक दुनिया है, मार्केट रहेगी। मार्केट है तो डिमांड और सप्लाई का खेल चलता रहेगा, और डिमांड और सप्लाई का खेल चल रहा है तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। अब मान लो गिरते हुए मार्केट में मुझे तीसरी चीज समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत ज्यादा रिस्क लवर हूं, मैं म्यूचुअल फंड में नहीं, मैं किसी स्टॉक में पैसे लगाना चाहता हूं, मैं किसी शेयर में पैसे लगाना चाहता हूं। ऐसे कौन से शेयर्स होंगे, ऐसे कौन से स्टॉक्स होंगे जिसमें मुझे बहुत ज्यादा अचानक से पैसे बनाने का मौका मिल जाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है, अगेन ये कोई एनालिसिस मैं आपको नहीं बता रहा हूं, कोई मैं अथराइज नहीं हूं एनालिसिस बताने के लिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी स्टडी के हिसाब से बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी मेटल कंपनीज हैं, उसमें जैसे जिंक के, कॉपर्स के, है ना, इन चीज़ों के जो मेटल्स के कंपनीज हैं और जो भी डिफेंस की कंपनीज हैं, ये दोनों बहुत जबरदस्त और ऑल टाइम हाई पर जा सकती हैं। तो मैं पूरा पैसा नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं, बट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि मैं 10% या 15% कुछ, जब मैं मिड कैप या स्मॉल कैप से पैसे निकालूं तो
इनके शेयर्स भी खरीद लो, इन कंपनीज के शेयर्स खरीद लो जो मेटल्स में डील करते हैं और डिफेंस में डील करते हैं, क्योंकि अगर सिचुएशन और वर्स होती है तो जाहिर सी बात है ये डिफेंस की कंपनीज और मेटल की कंपनीज ऊपर जा सकती हैं, अच्छा कर सकती हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।